नमस्कार, वेलकम टू मैथमेटिक्स अप टू इन्फिनिटी। इस सीरीज़ में हम सेट्स के बारे में सीखेंगे और आगामी वीडियोज़ में हम एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। सबसे पहले जीएच हार्डी के कथन को समझ लेते हैं। इन दीज डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न स्टडी देयर मस्ट बी श्योरली समथिंग टू बी सेड फॉर स्टडी विच डिड नॉट बिगिन विद पाइथागोरस एंड विल नॉट एंड विद आइंस्टीन बट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट। वो कहना चाहते थे कि इस समय विरोधाभास भरी विज्ञान में कोई ऐसी भी चीज़ होनी चाहिए जो पुराने समय से भी मैच करे और आज के समय में भी सटीक बैठे। तो अगर हम केमिस्ट्री की तरफ नज़र डालें तो वहाँ पर हमें एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हमें एक्सेप्शंस देखने को नहीं मिलते। केवल एक दो जगह एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, कुछ एक्सियम्स में और कुछ पोस्टुलेट्स में। जैसे पॉइंट को हम कभी डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लाइन को हम सही से डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं, लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस या फिर बहुत सारा कंट्राडिक्शन वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब हम आगे चलते हैं, सेट्स के बारे में समझते हैं। सेट आजकल के समय में आजकल की मैथमेटिक्स की बैकबोन बन चुका है, क्योंकि हर चीज़ को हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर हमें सही से समझना है तो चीज़ों को सही जगह पर सिस्टमेटिक वे में रखना पड़ेगा। इसको सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने इंट्रोड्यूस किया था। आइए आगे बढ़ने से हम सबसे पहले अपने आसपास के परिवेश में इसका महत्व देख लेते हैं। जैसे कि हम अपने जीवनचर्या में आसपास बुक सेट्स को यूज करते हैं। एक टर्म यहाँ पर एक बुक सेट्स का मतलब हुआ सेट ऑफ बुक्स। यहाँ आप देख सकते हैं ढेर सारी बुक हैं और उसको एक डब्बे में रखा गया है। आगे ये जो बच्चे खेलते हैं किचन सेट, यहाँ किचन सेट में कई सारी चीज़ें हैं, फ्रिज है, चम्मच है, ग्लास है और चीज़ें हैं। सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अगर हम उन चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं कर सकते तो वो सेट नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करें तो ये भी एक प्रकार का सेट है। रिवर्स ऑफ इंडिया सेट है, इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, इनको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेल्स, स्केलन, उनका सेट बना लें तो भी पॉसिबल है। प्राइम फैक्टर्स, solution of equation, etc. In each of these examples above are well defined collection of objects. आगे चलते हैं। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि अगर हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो क्या वो कलेक्शन डिफाइंड है या फिर नॉट डिफाइंड है। मैथमेटिक्स में हम एक सिंबल यूज कर देते हैं कभी कभी इस तरह का, कभी कभी इन्फिनिटी होता है, कभी कभी नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम सेट से बाहर रखने की कोशिश करेंगे, जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन ना कर सकें। वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इनफाइनाइट चीज़ है तो नॉट डिफाइंड है। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये तो इनफाइनाइट कलेक्शन होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स एट्सेट्रा, सब कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। सेट को प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। यानी अगर हम किसी डेटा को रखना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, अगर हम वही चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, अगर जो बुक सेट हमने देखा था या फिर और चीज़ों को देखा था, तो हम बुक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, बुक लिखेंगे इज इक्वल टू, ये बनाएंगे सिंबल, और इसमें हम अपनी किताबें रख देंगे, बायोलॉजी रख देंगे, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा, और इसको क्लोज कर देंगे। ढेर सारी किताबें आ गई और ये मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। जैसे कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करते, यहाँ सब भी वही है। सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, स्कूल के लेटर्स का सेट,
बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है सेट में। चाहे SCHOL लिखें, ये भी वो स्कूल का ही वर्ड है, HOCLCS ऐसे लिख दें तो भी वो उसी चीज़ का पार्ट माना जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - x + x - 2 इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें इसकी सॉल्यूशन, इसका फैक्टराइजेशन करना होगा पहले, और जब हम सॉल्यूशन पाएंगे 1 और -2 पे ये सॉल्व। अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। Which of the following are sets? Justify your answer. The collection of all months of a year beginning with letter J. इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सेट है, यानी J से जनवरी हो सकता है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक सेट बना लें जिसमें जनवरी हो, कॉमा से सेपरेटेड जून हो, जुलाई हो, तो हमें एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल गया, तो इसे हम सेट कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वैसे ही कन्फ्यूजन है कि हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, कोई क्राइटेरिया नहीं कि हम कह सकते हैं ये बैट्समैन बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है, तो इसका ये सेट नहीं बन सकता। सेट एक इनफाइनाइट सेट होगा। अगर हम लिखना शुरू करें तो 0, 4, 6 ... हम सारे नहीं लिख सकते ना, पर ये सेट है। सेट से जो चीज़ें बिलोंग करती हैं उनके लिए हम बिलोंग्स टू सिंबल यूज करते हैं। ये एप्सिलॉन लेटर है ग्रीक का, इसको हम बिलोंग्स टू के रूप में यूज करेंगे। जैसे कि राम बिलोंग्स टू अयोध्या, मतलब कि राम अयोध्या में रहते थे, वो वहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ देखते हैं 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बिलोंग्स टू पूछा गया, यानी 1 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 बिलोंग्स टू ए। करने के 2 तरीके हो सकते हैं, यानी पहला तरीका, अगर कोई सेट है A तो उसे हम ब्रैकेट में रखें और चीज़ों को सेपरेट करते हुए ABCD टाइप की चीज़ें इसमें रख सकते हैं। दूसरा तरीका, एक सेट लिखें, = करें और वहाँ पर सेट की डेफिनीशन लिख दें। एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट खाली सेट होता है जिसमें कोई भी चीज़ ना हो, उसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनीशन, इसको नल सेट कहते हैं या वाइड सेट कहते हैं। नल, वाइड, इन सब चीज़ों का मतलब ही कुछ नहीं होता है, शून्य होता है। फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट, जिसमें ढेर सारी चीज़ें हों उनको इनफाइनाइट, और जिनमें एक निश्चित मात्रा में चीज़ें हों उनको फाइनाइट सेट। इक्वल सेट, अगर एक सेट की दूसरे सेट से सारी चीज़ें मैच करेंगी, मतलब अगर इसमें कोई एलिमेंट है और इसमें कोई एलिमेंट है तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे में पाई जाएंगी, तभी उन सेट को इक्वल सेट कहा जाएगा। जैसे कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का नया खरीदा हुआ बुक सेट, एक बच्चे का बैग है, दूसरे बच्चे का बैग है, इसके पास इंग्लिश की किताब है, इसके पास इंग्लिश की किताब है, इसके पास मैथ्स की, इसके पास मैथ्स की है, तो ये दोनों सेट बराबर हो गए। लेकिन इसके पास अगर संस्कृत की है और इसके पास उर्दू की है तो ये दोनों सेट बराबर नहीं हुए। अब हम समझ लेते हैं सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट, अगर कोई सेट किसी भी सेट का पार्ट है, उसका सब है
तो उसे सबसेट कहते हैं। अगर वो सब होने के साथ साथ इक्वल भी है तो उसे सबसेट एंड इक्वल सेट भी कहते हैं। मतलब अगर बी में जो चीज़ें पाई जा रही हैं उनका कुछ हिस्सा ए में है, कुछ हिस्सा या सारा हिस्सा हो, तब भी वो सबसेट कहा जाएगा। यानी इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, देन X बिलोंग्स टू A implies X belong to B. पर इसका ये मतलब नहीं y belong to B means y belongs to A। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पर हम रियल नंबर का सबसेट जानेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब क्या है, रियल नंबर के सबसेट हैं। ये सब कुछ रियल नंबर के सबसेट हुए। फ्रैक्शन भी हुआ, रैशनल नंबर हुआ रियल नंबर का सेट। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स को भी ले लें तो ये जो रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इंटरवल समझ लेते हैं। इंटरवल क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 से ले कर के 3 तक, बहुत ढेर सारे नंबर हो सकते हैं, तो हम इसे एक इंटरवल बता सकते हैं। यानी 2 के बाद वाला नंबर जो 2 से शुरू है और 3 तक का नंबर, इन दोनों के बीच में जितनी चीज़ें आएंगी सारी, यानी अगर हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 से लेकर सारे नंबर्स। लेकिन अगर हम 2 को इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट होगा इसको क्लोज ब्रैकेट कहेंगे, और अगर 2 को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तब क्या होगा, तब जो ब्रैकेट बनेगा ऐसा ब्रैकेट होगा, और इसको हम कहेंगे 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है और 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ओपन हो गया। इसको अगर हम फिजिकली समझना चाहें तो ये मान लेते हैं ये हमारी नंबर लाइन है और यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ पर हमारा 3 है। अगर हम इसे ओपन कर रहे हैं तो यानी हम 2 को नहीं ले रहे, 2 के बाद आने वाले जितने भी नंबर हुए 2.1, 2.3 और इनफाइनाइट नंबर्स हुए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 2 भी हो, 2 की अगर हम बात करना चाहते हैं तो इसको हम डार्क कर देते हैं, तब 2 ऐसे कहा जाएगा। लेकिन अगर हम 2 को लेना चाहते हैं तब ये, और 2 को अगर हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, 2 के बाद वाली चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं तो हम ऐसा ब्रैकेट लगा सकते हैं। और ऐसे इधर बंद करने के लिए 3 के साथ और ऐसे इधर 3 के साथ बंद। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ पर ओपन, दोनों क्लोज, एक एंड क्लोज दूसरा एंड ओपन, एक एंड ओपन दूसरा एंड क्लोज। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो सारी चीज़ों को इंक्लूड रखे वो यूनिवर्सल हुआ। अब समझ लेते हैं वेन डायग्राम क्या है। वेन एक साइंटिस्ट थे, यानी मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन। इंग्लिश लॉजिशियन भी कहा जा सकता है। तो उन्होंने ये तरीका रिप्रेजेंट करने का बताया था। ये कोई एक पिक्टोरियल तरीका है, जैसे कि अगर हम यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं तो इसको हम यू मान सकते हैं, और इसके बीच में ये एक सेट, इसमें कुछ एलिमेंट हैं, वो अगर दूसरे वाले एलिमेंट से कॉमन नहीं है तो इस तरह लिखा जाएगा। अगर वो कॉमन है तो इन दोनों में जो जो मैच हो रहा है उनका यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया। तो वेन डायग्राम एक पिक्टोरियल तरीका है सेट्स के अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करने का। सेट, अब मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ऑपरेशंस की बात होगी। तो जैसे कि हम
अलजेब्रा में कोई चीज़ ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम सेट में भी करना चाहेंगे, पर मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, प्रोडक्ट निकालना चाहेंगे, डिवाइड भी करना चाहेंगे, पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर किस तरह एप्लीकेबल होंगी उसे हम समझ लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा अंतर होगा, वो क्या होगा? यूनियन ऑफसेट, ये एक तरह से समझ लीजिए एडिशन है, दो चीज़ों को मिला दे रहे हैं, यूनियन कर ले रहे हैं। जैसे कि समूह, दो लोगों ने संगठन बना लिया, यहाँ पर हम संगठन बनाएंगे, यूनियन का मतलब होता है संगठन। तो चीज़ों को संगठित करेंगे दो चीज़ों को मिला करके, जैसे ए के पास 1 2 3 है, बी के पास 4 और 5 था, 3 भी था। अगर हम इसका यूनियन लेना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? ए यूनियन बी, और उसमें क्या आएगा? 1 2 3 4 और 5 सारी चीज़ें आ जाएंगी। यानी एक तरह से क्या हुआ? एडिशन हुआ ना, यहाँ की चीज़ें और यहाँ की चीज़ें दोनों एक जगह आ गई। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शंस ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ? यानी दो सेट हैं, दोनों में क्या कॉमन है? मतलब ये है और ये है, तो इसमें क्या कॉमन है? अगर हम एक चीज़ ये ले लेते हैं और एक चीज़ ये ले लेते हैं, तो इन दोनों में सर गोल गोल है, ये कॉमन है। तो इस चीज़ को हम जब हम सेट बनाएंगे तो ये जो गोल गोल है इसको रखेंगे, और जो ये ऐसे अलग अलग है तो इसको नहीं रखेंगे, तो ये अलग हो गया। इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। चीज़ें इंटरसेक्ट कैसे कर रही हैं, यानी ये सबसेक्शन नहीं है। पर अब समझते हैं, ये जो यहाँ पर लॉज दिए गए हैं इन्हें बूलियन अलजेब्रा में बहुत यूज किया जाता है। जो बूलियन मैथमेटिक्स होती है, मतलब कंप्यूटर में यूज होने वाले अलजेब्रा को हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। यानी बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इंडिपेंडेंट लॉ, वो सारी चीज़ें जो हम ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन चीज़ों में 6 में पढ़ते आए हैं, वही चीज़ें यहाँ पर टेस्टिंग की जाएंगी। अलजेब्रा के सारे रूल्स हर जगह मैथमेटिक्स में टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे एसोसिएटिव फॉलो है तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव फॉलो है, कम्यूटेटिव फॉलो है तो कम्यूटेटिव फॉलो है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर ये कोई सेट है ए जो कि एक यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, और इसमें वो चीज़ें जो यूनिवर्सल सेट में हैं पर ए में नहीं हैं, उन चीज़ों को ए का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी ये बाहर की चीज़ें। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यानी यू डिफरेंस ए इज कॉल्ड ए डैश। यानी अब हम इतनी कहानी पढ़ने के बाद इस चैप्टर के सार पर आ पहुँचे हैं कि हम यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ करके करेंगे क्या। मतलब अगर हम जनरल चीज़ों में कोई चीज़ हम सॉल्व करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, फिर उन चीज़ों को पेपर पे सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर मिल जाता है। अगर आंसर कुछ आता है, मान लेते हैं जेड अगर आंसर आया है, तो उसे हम फिर से रियल भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं और दूसरे इंसान को बता देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम थी इसका ये सॉल्यूशन हुआ और ये